गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी। आज इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी कई उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ता है उसको देखेंगे। हम सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि जीवन को बनाए रखने में ऑक्सीजन सबसे अधिक महत्व आवश्यक है। आपको पता है आजकल भी बहुत ज़ोरों शोरों से आप खबर सुनने को मिल रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन जीवन के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक टाइम तो आप बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन एक पल भी आप बगैर सांस के नहीं रह सकते हैं, यानी आपके जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम भोजन तथा जल के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु ऑक्सीजन के बिना नहीं। ऑक्सीजन अनेक अभिक्रियाओं में भाग लेती है जो हमारे दैनिक जीवन में विस्तृत प्रभाव डालते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जबकि कुछ हानिकारक प्रकृति की अभिक्रियाएं होती हैं। यानी कुछ जो अभिक्रियाएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि हानिकारक हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बच्चों हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जैसे है पहला है श्वसन। तो श्वसन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। जो श्वसन जो अभिक्रिया है आपके कहाँ पे हो रही है? आपके शरीर के अंदर हो रही है, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चों, जो आपकी जो जीवित कोशिकाएं हैं उसमें जो श्वसन है यानी कि जो ऑक्सीजन है वो पार्टिसिपेट करती है, यानी कि प्रतिभाग करती है, और उसके बाद जो है जो ऊर्जा निकलती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि आपके कार्य करने में मदद करती है। श्वसन में ग्लूकोज के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जल उत्पन्न होता है। ग्लूकोज जैसे C6H12O6 प्लस 6O2, हमें क्या मिलेगा? 6CO2 मिलेगा प्लस 6H2O मिलेगा, साथ में हमें ऊर्जा भी मिलेगी। जैसे कि ये पहले भी मैं आपको ये वाला जो अभिक्रिया है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर से देखते हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब दहन करेंगे यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस जल तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। अब आता है बच्चों दहन। दहन का अर्थ होता है जलना, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना या किसी रसायन का जलना, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बच्चों कंबस्चन रिएक्शन भी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है तथा या फिर उसे कहें ऑक्सीकृत हो जाता है तो दहन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है जैसे आपके घर में एलपीजी है, यानी सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी। एलपीजी का सूत्र भी कभी कभी बच्चों पूछ लिया जाता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक जो हैं वो ब्यूटेन है। आपके जो सिलेंडर है जिससे आप के घर में खाना बनता है उसमें जो मुख्य जो घटक होता है जिसके कारण आपको जो ये पता लगता है कि इसमें गैस है तो वो क्या है? वो है ब्यूटेन। और ब्यूटेन का सूत्र क्या है? C4H10। जब ब्यूटेन का दहन होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलता है। देखिए जो ब्यूटेन है C4H10 ये गैस के फॉर्म में आपको मिलेगा, और इसका जब हमने दहन कराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें क्या मिला? 4CO2 मिला प्लस 5H2O मिला, ठीक है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक संक्षारण यानी कोरोजन। कोरोजन जो होता है बच्चों ये आपके
आपने देखा होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, अगर आप लोहे को पेंट कर देते हैं तो जंग नहीं लगती है, लेकिन लोहे का जंग लगना, ये प्रक्रिया क्या है? संक्षारण है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कोरोजन बोलते हैं। यानी जो ऊपर की जो परत है लोहे की, वो वातावरणीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नया पदार्थ बताती है, और इसको क्या बोलते हैं? संक्षारण कहेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब संक्षारित होती है। यानी कि या तो वो किसी अम्ल के साथ वो उसका संपर्क में आए, या नमी हो उसके संपर्क में आए, तब ये प्रक्रिया होगी संक्षारण की। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहे की बनी वस्तुएं आरंभ में चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद बच्चों वायु की नमी यानी आर्द्रता और ऑक्सीजन के प्रभाव से उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी तरह से चांदी की सतह का काला होना, आपके घर में आपकी मम्मी हैं, वो पायल पहनती होंगी चांदी की। ठीक है, पहले पहले वो चांदी कैसी होती? चमकीली होती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो जो चांदी है वो काली होने लगती है। क्यों? कि जो चांदी की जो ऊपरी परत है, ये ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो ये कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। तांबे की सतह का हरा होना, आपके घर में जो आपके पूजा घर में होता है, तांबे का जल का लोटा होता है। ठीक है, पहले पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा होने लगता है। तो ये सभी उदाहरण कैसे हैं बच्चों? ये संक्षारण के उदाहरण हैं। अब संक्षारण का नुकसान क्या है? संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी धातुओं वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। यानी कि जो संचारण की जो प्रक्रिया ये अपने आप होने लगती है, और इससे जो काफ़ी ज़्यादा हानि होती हैं। जैसे कि आपको पता है जो पुल किसके होते हैं? वो लोहे के होते हैं। या आप कहें कि जो कार के ढांचे बने होते हैं वो भी लोहे के होते हैं। जहाज भी लोहे का बना होता है। ठीक है, तो ये सभी वस्तुएं जो है लोहे की बनी होती हैं। इनमें क्या होता है? नमी के संपर्क में आने पे इनमें जंग लगना शुरू हो जाती है, यानी संक्षारण शुरू हो जाता है। संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो जाता है तथा एक यौगिक जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि संक्षारण की प्रक्रिया में कौन सा ऐसा पदार्थ बनता है? ठीक है, तो आप क्या लोहे की वस्तुओं में आप बोलोगे तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा, यानी कि Fe2O3.X H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 1 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि फेरिक ऑक्साइड का आप सूत्र लिखें। तो ये कैसे बनेगा ये फेरिक ऑक्साइड, वो देखेंगे कि Fe को हमने ऑक्सीजन तथा जल के साथ अभिक्रिया कराई। ऑक्सीजन भी है साथ में नमी भी है। ठीक है, तो क्या बना बच्चों? जल योजित फेरिक ऑक्साइड बना, जिसे जंग कहा जाता है। ठीक, यानी Fe2O3.XH2O। ठीक, तो ये जो है ये जल योजित फेरिक ऑक्साइड है, जिसको जंग कहते हैं। अब संक्षारण से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर पेंट कर दिया जाता है। आप क्या करोगे? लोहे की वस्तुओं को आप पेंट करोगे, जिससे जो उसकी जो ऊपरी सतह है ये डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए या नमी के संपर्क में ना आए, जिससे लोहा सीधा वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता और जंग लगने से बच जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है, यानी जो वस्तुएं हैं इसके ऊपर अधिक अभिक्रियाशील धातु की आप परत अगर चढ़ा दोगे तो जो नीचे की जो धातु है ये निष्क्रिय हो जाएगी और इसका संचारण नहीं होगा। तेल आप लगा सकते हो। जब आप तेल लगाओगे किसी भी वस्तु पे तो वो सीधे जो है वायु में जो आर्द्रता है यानी जो नमी है उसके संपर्क में नहीं आएगा और संचारण नहीं होगा। ग्रीस लगा सकते हो। ग्रीस भी बहुत चिकना पदार्थ है।
गैल्वेनीकरण भी कर सकते हो। गैल्वेनीकरण क्या है? एक चमकीला पदार्थ आप उसके ऊपर कवरिंग के रूप में लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे भी आप जो है संक्षारण का बचाव कर सकते हैं। तो ये देखा आपने कि संक्षारण जो है वो किस तरीके से हानि होती है, हमारे जो रोज़ की जो वस्तुएं हैं उनको ये किस तरीके से हानि पहुंचाती है। अगर ये संक्षारण होने लगता है तो आपकी जो वस्तुएं हैं वो खराब होने लगती हैं, और जिससे क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा बच्चों, है ना। तो अब देखेंगे बच्चों नया टॉपिक क्या है। विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। विकृत गंधिता भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वसा युक्त तथा तेली खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत यानी कि खराब, गंधिता यानी कि गंध, है ना, यानी सुगंध। यानी जब आप तेल की चीज़ों को, जैसे अचार है ना, उसको आप कई दिनों तक अगर आप रखोगे तो उसकी जो ओरिजिनल स्मेल है, उसकी जो वास्तविक जो महक है वो आपको नहीं आती है, वो दूसरी महक आने लगती है। तो ये जो दूसरी महक क्यों आ रही है? क्योंकि जो वसा युक्त जो है खाद्य सामग्री है या फिर तेल युक्त जो खाद्य सामग्री है, इसमें से अलग तरीके की गंध आने लगती है, यानी परिवर्तन होने लगता है। तेल या वसा उपचयित होने पर विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। यानी कि अगर हम विकृत गंधिता को रोकें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ पदार्थ ऐसे मिलाए जाएंगे जो उपचयन, जो खाद्य सामग्रियां हैं या तेलीय खाद्य सामग्रियां, इसके उपचयन को रोक सके। इस प्रक्रिया को बच्चों प्रतिऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये जो पदार्थ जो उपचयन को रोकते हैं उसको कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। क्या कहेंगे? प्रतिऑक्सीकारक कहेंगे। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या हैं बच्चों? तो क्या करेंगे? पहला उपाय है कि तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री को उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाएं। यानी अगर आप प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे तो विकृत गंधिता रुक जाएगी, यानी कि आपको गंदी स्मेल या खराब स्मेल नहीं आएगी। खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाए, यानी कि सीधे वो जो है वायु के संपर्क में ना आए, एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए, जिससे उपचयन की क्रिया धीमी हो जाती है। चिप्स आदि की पैकिंग करते समय थैली में ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर जाते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। आपने कभी मार्केट से अगर आप चिप्स पैकेट वाले लाए होंगे तो देखा होगा आपने, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे रहते हैं। क्यों रहते हैं उस पैकेट में? और उसमें आप देखना जब आप पैकेट होगा तो बहुत भारी हल्का लगेगा पैकेट, क्योंकि उसमें जो गैस भरी जाएगी बच्चों वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने में क्या होगा? उसका विकृत गंधिता होने लगेगी, उसमें रिएक्शन होने लगेगा। लेकिन जब नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो वो निष्क्रिय होती है, ठीक है, जल्दी वो क्रियाशील नहीं होगी और आपके चिप्स जो हैं वो उपचयित नहीं होंगे। अब एक प्रश्न है बच्चों, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है? यानी आपने क्या किया? लोहे की कील ली और एक बर्तन में कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, और आपने क्या किया? उस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने डाल दिया तो क्या होगा? विलयन का रंग बदल जाएगा। कैसा रंग होगा वो देखते हैं। तो उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब लोहा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट विलयन बनाता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो अधिक क्रियाशील होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे फिर से आपको बता दिया है कि जो एक श्रेणी होती है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे और कम क्रियाशील धातु जो है उससे नीचे लिखे जाएंगे। तो यहाँ देखिए जो लोहा है वो कॉपर के ऊपर लिखा गया है। तो लोहा क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। तो
जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को धक्का मार के हटा देता है। उसी तरीके से जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील है, वो धक्का मार के कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखा हुआ है कि Fe जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके, जो कि जिसका नीला रंग होता है, और ये क्या होगा, FeSO4 बन जाएगा, जिसका कैसा रंग होगा, हरा रंग होगा। यानी कि कलर कैसा हुआ, चेंज हो गया, यानी विलयन का रंग बदल गया। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, जो आयरन सल्फेट जो कि हरे रंग का होता है, के बनने के साथ साथ फीका हो जाता है और विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाता है। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब एक और प्रश्न है बच्चों इसी तरीके का कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। अब आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो तत्व है वो क्या कहते हैं, उपचयित हो रहा है, कौन सा अपचयित हो रहा है। तो पहले में क्या है, Na+O2। ठीक है, Na+O2 क्या बन रहा है, Na2O। आपको पता है उपचयित अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, उपचयित पदार्थ क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम है, और अपचयित क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन हट जाएगा और सोडियम में एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उपचयित होने वाला पदार्थ क्या है, सोडियम, और अपचयित होने वाला पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन। उसी तरीके से दूसरा है क्वेश्चन कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ आपने रिएक्ट कराया तो हमें मिला कॉपर प्लस H2O। अब इस अभिक्रिया में देखिए कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, कॉपर के साथ। अब इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा, उपचयन नहीं हो रहा कॉपर का, इसका हो रहा अपचयन। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन जो है किसके साथ जुड़ रहा है, जाकर के हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, अब उपचयन होगा। ठीक है, देखिए उपचयित पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है जाके, और अपचयित पदार्थ क्या है, CuO, इससे ऑक्सीजन हटेगा। ठीक, तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, यानी एक आपको X कोई पदार्थ दे दिया गया, अब जब वो वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो काले रंग का हो जाएगा। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखें। अब आपको ये बताना ये जो X क्या है, X कौन सा तत्व है। ठीक है, और उसके बाद जो काले रंग का जो यौगिक बन गया है उसका नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं। जो कॉपर एक भूरे रंग का तत्व है। ठीक है, क्या है, भूरे रंग का तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है, काले रंग का। कॉपर क्या है, भूरे रंग का है, ये चमकदार है। ठीक, अब ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया, क्या हुआ, ऑक्सीजन के संपर्क में से गर्म किया तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी काला बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप आंसर इसी तरीके से लिखेंगे। अब एक और प्रश्न है बच्चों, क्या होता है जब एक टुकड़ा जिंक धातु का कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। यानी कि क्या किया, कॉपर सल्फेट का विलयन है आपके पास और उसमें जिंक धातु डाल दी गई, या दूसरा क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है उसमें आपने जिंक धातु डाली। अब उसका उत्तर आप इस तरीके से देखेंगे कि कॉपर की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। जैसे आपको एक सीरीज़ दी गई थी, एक श्रेणी दी गई थी जिसमें जिंक क्या है, वो ऊपर है कॉपर के। तो जो ऊपर हैं तत्व वो कैसे अधिक क्रियाशील हैं और कॉपर कम क्रियाशील है। तो क्या करेगा, जो अधिक क्रियाशील होता है वो धक्का मार के भगा देगा कम क्रियाशील वाले को। तो जिंक जो है कॉपर को हटा करके उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, अब एक और है प्रश्न कि एल्यूमिनियम धातु का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। जब एल्यूमिनियम को आपने क्या किया, डाइल्यूट HCl अम्ल में डाला, तो देखिए एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील होने के कारण ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। देखिए क्या हुआ, एल्यूमिनियम जो है
उसको हमने HCl के साथ अभिक्रिया कराई। अब क्या है, एल्यूमिनियम जो है अधिक क्रियाशील है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और अपने आप वहाँ जाके जुड़ जाएगा, यानी AlCl3 बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन भी निकलेगा, ठीक है। अब एक और प्रश्न है कि सिल्वर धातु का कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है, यानी क्या क्या, कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसमें आपने सिल्वर जो धातु है उसको डाल दिया। यदि अभिक्रिया संपन्न होती तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। अब इसमें आपको क्या करना है, संतुलित बनाना है। अगर कोई अभिक्रिया हो भी रही है इनके बीच में तो आपको उसको संतुलित करना है, जो कि मैंने आपको पहले टॉपिक में पढ़ाया था। देखिए कि सिल्वर कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अतः सिल्वर का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर यह कॉपर विस्थापित कर, अतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगी, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, यानी कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है, ठीक है। अतः सिल्वर जो है उसे हटा ही नहीं पाएगा, यानी कॉपर को हटा ही नहीं पाएगा, तो कॉपर का सल्फेट एज इट इज़ रहेगा और सिल्वर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, तो विस्थापित नहीं हो पाएगा, अतः कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में और आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ समाप्त होता है। इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, यानी कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और ग्रुप में डालेंगे नोट्स। किसी प्रकार का भी बच्चों अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।